आइए आज बात करते हैं आकाश और रवि की। आकाश और रवि दोनों एक ही ब्लॉक की एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, दोनों एक ही स्कूल के एक ही क्लास में पढ़ते थे, दोनों एक ही कॉलेज के एक ही बैच में हैं। अब कैंपस प्लेसमेंट्स का टाइम आ चुका है और अगले ही हफ्ते इंटरव्यू है। लेकिन इस इंटरव्यू को लेके आकाश बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, उसे बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है। बट एट द सेम टाइम इस इंटरव्यू को लेके रवि बहुत ज़्यादा कूल, काम और कंपोज दिखता है। अगर आकाश की थॉट प्रोसेस को देखें तो देख के लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहा है इंटरव्यू को लेके कि अगर इंटरव्यू क्रैक नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। बट एट द सेम टाइम रवि जो है वो वेल प्रिपेयर्ड है, वो व्हाट इफ सिनेरियोज में ज़्यादा नहीं उलझता और वो अपने एक्शंस पे फोकस करता है। आकाश को देख के ऐसा लगता है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जा चुकी है, लेकिन रवि को देख के ऐसा लगता है कि सिचुएशन विद इन द कंट्रोल है। तो आकाश और रवि में काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलर हैं, लेकिन ऐसा क्या है कि रवि बहुत ज़्यादा कूल, काम और कंपोज्ड है, और ऐसा क्या है कि आकाश अपनी सिचुएशन को लेके बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है, लेकिन रवि कॉन्फिडेंट दिखता है। दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारी जो थॉट प्रोसेस है वो आकाश से मेल जोल रखती है। कई बार हम एक ही सिचुएशन को लेके इतना ज़्यादा सोचते हैं कि हम उस लूप में फंस जाते हैं। बट एट द सेम टाइम कुछ ऐसे लोग भी हमने नोटिस किए होंगे अपनी ज़िंदगी में जो कि थोड़ा सा स्ट्रेस डेफिनेटली लेते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, सोचते हैं, लेकिन वो एक लूप में नहीं फंसते। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो ओवर थिंकिंग का लूप है इससे बाहर कैसे आ सकते हैं। इस वीडियो में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं आपको, तो एक पेन और एक डायरी लेकर बैठिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हम लोग ओवर थिंकिंग करते क्यों हैं। तो ओवर थिंकिंग अ लॉट ऑफ टाइम्स इज अ सर्वाइवल मैकेनिज्म। कई बार हमारा ब्रेन जो है वो प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है कि कोई ऐसा डेंजर तो नहीं है सामने, कि कोई फ्यूचर में कोई ऐसा थ्रेट तो नहीं है जो कि हमें इम्पैक्ट करेगा या फिर हमारे फैमिली को या हमारे ट्राइब को इम्पैक्ट करने वाला है। तो अभी हम लोगों ने आकाश और रवि की बात करी थी, राइट। तो आकाश और रवि में ऐसा क्या डिफरेंस है अगर मैं एक ही वर्ड में समराइज करूं तो आकाश को हम कह सकते हैं कि ही इज अ रिएक्टिव पर्सन। वो रिएक्ट करता है सिचुएशंस के बेसिस पे या फिर लोगों के आउटपुट्स के बेसिस पे। बट एट द सेम टाइम रवि इज अ प्रोएक्टिव पर्सन। वो रिस्पॉन्ड करता है, वो रिएक्ट नहीं करता। वो कोशिश करता है कि उसके जो एक्शंस हैं वो उस पर फोकस कर सके। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि आकाश का लोकस ऑफ कंट्रोल इज एक्सटर्नल, मतलब कि जो भी उसको बाहर से सिचुएशन में स्टिमुलाई मिलेगा उसके हिसाब से ही वो रिएक्ट करेगा। उसको ऐसा लगता है कि उसकी जिंदगी की जो बागडोर है वो किसी और के हाथ में है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाता, वो एक्शन नहीं ले पाता, वो फोकस नहीं कर पाता कि वो क्या कर सकता है इन द मोमेंट। और रवि के एटीट्यूड में ऐसा क्या फर्क है। रवि का जो लोकस ऑफ कंट्रोल है दैट इज इंटरनल। उसको ये लगता है कि ये जो एक्शंस हैं मैं वो कंट्रोल कर सकता हूँ, अपने एक्शंस में कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ। अगर फेलियर आएगा भी तो भी मैं ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ सकता हूँ। ही इज अ प्रॉब्लम सॉल्वर। अपने आप से ऑनेस्टली पूछिए कि क्या आप एक रिएक्टिव पर्सन है या फिर आप एक प्रोएक्टिव पर्सन है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर एक स्पेक्ट्रम है कि एक तरफ रिएक्टिव इंसान है, एक तरफ बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नेचर है और दूसरे एंड पे, दूसरे स्पेक्ट्रम के एंड पे एक प्रोएक्टिव इंसान है, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम प्रोएक्टिविटी की तरफ या फिर प्रोएक्टिवनेस की तरफ ज्यादा बढ़ सके। तो ये ओवरथिंकिंग के ऐसे क्या रीजंस हैं, क्यों करते हैं हम लोग ओवरथिंकिंग। तो सबसे पहला रीजन है फियर ऑफ फेलियर। हमें डर लगता है कि अगर ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, ये क्रैक नहीं हुआ, ये इंटरव्यू क्रैक नहीं हुआ, ये जॉब नहीं मिली या फिर एक बिजनेस डील क्रैक नहीं हुई तो हम फेल हो जाएंगे। एंड दैट फियर ऑफ फेलियर बॉक्स अस डाउन, वो हमें हमेशा नीचे खींच के रखता है। एंड दैट इज व्हाई वी कीप ओवरथिंकिंग। दूसरा रीजन हो सकता है कि हम एक्सटर्नल वैलिडेशन चाह रहे हैं किसी और का। हम इतने ज़्यादा इनसिक्योर हैं कि हमें किसी और से, वो हो सकता है पेरेंट्स से चाहिए हो या फिर पीयर्स से, अपने दोस्त से, अपने पार्टनर से वो एक्सटर्नल वैलिडेशन चाहिए हो। एंड दैट इज व्हाई वी ओवरथिंक। द थर्ड रीजन कुड बी परफेक्शनिज्म। हमें जो भी चीज़ हम करेंगे हम बिल्कुल परफेक्टली करेंगे। अगर ये थोड़ी सी भी 19-20 हो गई तो हमें ये आउटपुट पसंद नहीं है, हमें उस हिसाब से करना है जिस हिसाब से हमें पसंद है। दैट परफेक्शनिज्म मेक्स यू ओवरथिंक एवरी सिंगल सिचुएशन या एवरी सिंगल थिंग दैट यू डू, कि ये मैं जो भी पढ़ाई करूंगा मैं परफेक्ट तरीके से करूंगा, वरना मैं करूंगा ही नहीं। कई बार इतनी ज़्यादा चॉइसेस होती हैं हमारे सामने कि हम एक डिसीजन नहीं ले पाते। And that is decision paralysis. That is also a reason of overthinking. And then of course हमारे कुछ past experiences होते हैं, कुछ cognitive biases होते हैं जिसकी वजह से हम लोग overthink करते हैं। अब ये जो overthinking होती है इसकी एक cost होती है। ओवरथिंकिंग आपकी नींद को खराब कर सकती है। आप बार बार एक ही चीज में, एक ही लूप में फंसे हुए हैं एंड यू कीप थिंकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है क्योंकि आप बार बार एक ही चीज के बारे में बार बार सोच रहे हैं एंड देन यू आर नॉट एबल टू फोकस ऑन द वर्क दैट यू आर सपोज्ड टू डू। आपकी रिलेशनशिप से बहुत ज्यादा फर्क पड़ने लग जाता है और हो सकता है आपके आसपास कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज हों जिसमें आप टैप करके सक्सेसफुल बन सकते थे, वहां से कुछ लेके आ सकते थे। बट बिकॉज यू आर ट्रैप्ड इन योर ओवर थिंकिंग, आप उसी पैटर्न में बार बार ट्रैप्ड अपने आप को पाते थे, तो आप इन अपॉर्चुनिटीज को भी मिस कर जाते हैं। अब आपको ये तो समझ आ रहा होगा कि यार चलो ओवर थिंकिंग इज वेरी बैड फॉर अस, इसकी बहुत बड़ी कॉस्ट है जो हमें चुकानी पड़ती है। लेकिन आप हो सकता है ये सोच रहे होंगे कि यार किसी भी करियर को प्लान करने के लिए लाइफ में अलग अलग डिसीजंस होते हैं, चीज़ें होती हैं, प्लानिंग जब भी हमें करनी होती है दैट प्लानिंग रिक्वायर्स सम काइंड ऑफ थिंकिंग, राइट। और कई बार हम लोग ये भी कहते हैं कि इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, कि इंट्रोस्पेक्शन करो तो हमें अपने बारे में पता लगेगा या एक सिचुएशन के बारे में और ज़्यादा ऑब्जेक्टिवली पता लगेगा।
लेकिन ऐसा क्या है कि इंट्रोस्पेक्शन एक अलग है, इंट्रोस्पेक्शन एक पॉजिटिव स्पेक्ट्रम पे है, लेकिन ओवर थिंकिंग या मेंटल चैटर जिसे हम लोग कहते हैं वो एक नेगेटिव स्पेक्ट्रम पर है। ऐसा क्या डिफरेंस है दोनों में, कहाँ पर हम लोग एक बाउंड्री ड्रॉ करें, कहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करें ताकि हम डिफरेंशिएट कर पाएं कि ये इंट्रोस्पेक्शन है, ये करना चाहिए, लेकिन ये ओवर थिंकिंग है, ये मेंटल चैटर है, इसको रिड्यूस करना चाहिए। तो मेंटल चैटर क्या है? मेंटल चैटर इज बेसिकली वॉइस इन योर हेड। वो पक 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 ऐसे बोलती रहती है आपको कि तू तो फेलियर है, तू तो कुछ नहीं होगा, पहले भी फेल हो गया था, आगे भी फेल हो जाएगा। दैट वॉइस इन योर हेड इज द मेंटल चैटर। इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो कैरेक्टरिस्टिक्स कुड बी कि बार बार एक ही लूप में आप फंसे रहते हैं। जैसे कि आकाश की हमने बात करी थी, तो वो इंटरव्यू के बारे में सोच तो रहा है, वो सोच रहा है कि इंटरव्यू नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, अगर मैं अनएम्प्लॉयड हो गया तो फिर मैं अपना लोन, जो एजुकेशन लोन लिया है वो कैसे पूरा करूंगा, और मेरे माँ बाप को एक इनकम की ज़रूरत है, अगर मैं वो पूरी नहीं कर पाया तो फिर क्या होगा, इसलिए मुझे इंटरव्यू क्रैक करने की ज़रूरत है। एंड देन ही कीप्स रोटेटिंग, वो उस लूप में फंस जाता है, वो बाहर नहीं निकल पाता। तो मेंटल चैटर की ये कैरेक्टरिस्टिक है कि इट कीप्स लूपिंग एंडलेसली, उसका कोई एंड रिजल्ट नहीं है, कोई आउटकम नहीं होता। आप ये भी नोटिस करेंगे कि जो मेंटल चैटर है वो यूजुअली नेगेटिव होता है, दैट इज सेल्फ डिफीटिंग, वो कभी आपको पॉजिटिव नहीं दिखता। और मेंटल चैटर यूजुअली या तो पास्ट में होता है कि पास्ट में वो मेरा एक रिलेशनशिप था और फिर मुझे वहाँ से बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है, या फिर वो फ्यूचर को लेके होता है कि यार फ्यूचर में मुझे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेरी जॉब तो नहीं खा जाएगा। इट्स नेवर इन द प्रेजेंट मोमेंट। और मेंटल चैटर से आप नोटिस करेंगे कि आपकी एंग्जाइटी बढ़ती है लेकिन एक्शन रिड्यूस हो जाता है। दैट इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेंटल चैटर। लेकिन इंट्रोस्पेक्शन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? इंट्रोस्पेक्शन अलाउज यू टू गेन कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। आपको अपनी जिंदगी की बागडोर आपके हाथ में आ जाती है जब आप इंट्रोस्पेक्शन करते हैं तरीके से। इंट्रोस्पेक्शन के जरिए आप करंट सिचुएशन को तरीके से, तौर तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिवली एनालाइज कर सकते हैं। और इंट्रोस्पेक्शन आपको एक बिगर पिक्चर दिखाता है। इट अलाउज यू टू स्टेप बैक फ्रॉम द सिचुएशन, इट अलाउज यू टू सी द बिगर पिक्चर दैट इज इन प्लेस। अगर मैं एक सेंटेंस में समराइज करूं कि इंट्रोस्पेक्शन में और ओवर थिंकिंग या मेंटल चैटर में क्या डिफरेंस है, तो इंट्रोस्पेक्शन का मतलब यह है कि जब भी कोई भी थिंकिंग के बाद कोई एक्शन अटैच्ड है, दैट इज अ वैल्यूएबल टाइप ऑफ थिंकिंग, वो इंट्रोस्पेक्शन आपके काम का है। लेकिन अगर किसी भी थिंकिंग के बाद कोई भी एक्शन इन्वॉल्व नहीं है, देन वी आर जस्ट थिंकिंग फॉर द सेक ऑफ इट। हम अपने आप को अम्यूज कर रहे हैं, वी आर नॉट रियली टेकिंग एनी एक्शन। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि कोई भी थिंकिंग हम करें, कोई भी प्लान बनाएं, कोई भी स्ट्रैटेजी बनाएं, छोटे से छोटा एक्शन उसके साथ अटैच होना चाहिए, अदरवाइज वो एक लूप में घूम जाता है बार बार। अब हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से ओवर थिंकिंग को खत्म कर पाएं। सबसे पहला सोल्यूशन है कि हमें रिएक्टिंग से रिस्पॉन्डिंग की तरफ शिफ्ट होना होगा। सबसे पहले तो हमें एक्नॉलेज करना होगा हमारे थॉट पैटर्न्स को, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब तक हम एक प्रॉब्लम को एक्नॉलेज नहीं करेंगे कि हाँ ये एक नेगेटिव थॉट पैटर्न है या फिर ये एक नेगेटिव थॉट है, जब तक हम उसे एक्नॉलेज नहीं करेंगे तब तक हम उसके साथ डील भी नहीं कर सकते, हम उसके साथ एंगेज भी नहीं कर सकते। एंड इट विल कीप इम्पैक्टिंग अस नेगेटिवली सबकॉन्शियसली। एंड देन हमें एक जर्नलिंग करनी होगी। जर्नलिंग में हमें लिखना होगा कि ये इम्पैक्ट मुझे किस तरीके से कर रहा है, ये क्या थॉट है एग्जैक्टली। हमें उस थॉट के बारे में क्लियरली, जितना डिस्क्रिप्टिवली हम लोग लिख सकते हैं उसके बारे में हमें लिखना है। कई बार हम अपने थॉट को भी रिफ्रेम कर सकते हैं, क्योंकि यूजुअली जो थॉट्स हैं वो नेगेटिव टेंडेंसी रखते हैं कि व्हाट इफ आई फेल। हम इस थॉट को रिफ्रेम करके ऐसे लिख सकते हैं कि हाउ कैन आई बेस्ट प्रिपेयर फॉर दिस सिचुएशन। नाउ इट अलाउज यू टू बी इन प्रोएक्टिव मोड। याद है हमने बात करी थी कि हम रिएक्टिव अगर स्पेक्ट्रम पर हैं, स्पेक्ट्रम है और रिएक्टिविटी की तरफ हैं, सो वी हैव टू मूव टुवर्ड्स प्रोएक्टिविटी। ये जर्नलिंग एक्सरसाइज आपको मदद करेगी कि आप प्रोएक्टिव नेचर की तरफ मूव कर सकें, शिफ्ट कर सकें। और जब भी आप अपना एक थॉट लिखें कि व्हाट इफ आई फेल इन दिस एग्जाम, व्हाट इफ आई फेल इन दिस इंटरव्यू, उसके नीचे हमें जितने ज़्यादा पॉसिबल ऑप्शंस हो सकते हैं वो सारे ऑप्शंस लिख देने हैं कि अच्छा अगर ये एग्जाम नहीं हुआ तो मैं पहले इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करूंगा, प्रिपरेशन नहीं हो पाया तो दूसरे एग्जाम्स हैं अगर, तो मैं उनके लिए प्रिपेयर कर सकता हूँ। अच्छा यहाँ पे भी नहीं हो सकता तो मैं कुछ खुद का कर सकता हूँ, या फिर मैं किसी जॉब में जा सकता हूँ, कुछ ऐसी स्किल सीख सकता हूँ जहाँ से पैसे आ सकते हैं, या फिर फ्रीलांसिंग कर सकता हूँ। राइट एज मेनी ऑप्शंस एज यू कैन। इससे क्या होगा कि इससे नाउ यू विल स्टार्ट फीलिंग कि अच्छा ये लाइफ एंड डेथ सिचुएशन नहीं है कोई एग्जाम, एंड यू विल हैव स्टेप्ड अवे फ्रॉम इट एंड यू आर गोइंग टू लुक एट इट फ्रॉम अ डिस्टेंस। अभी डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे जो कि हमारा सेकंड सोल्यूशन है। सो क्रिएटिंग मेंटल डिस्टेंस। कई बार हम अपनी प्रॉब्लम के साथ इतना ज़्यादा अटैच या फिर इतना ज़्यादा पास में होते हैं कि हम अपने खुद के ब्लाइंड स्पॉट्स को नहीं देख पाते, हम ऑब्जेक्टिवली नहीं देख पाते अपनी सिचुएशन को। तो कई बार इट हेल्प्स टू क्रिएट अ डिस्टेंस फ्रॉम द प्रॉब्लम। इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रॉब्लम को अवॉइड कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि टेम्पररीली हम थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं ताकि हम एक बिगर पिक्चर देख पाएं। तो अलग अलग तरीके के डिस्टेंसेस होते हैं, अलग अलग तरीके के मेंटल डिस्टेंसेस होते हैं। सबसे पहला मेंटल डिस्टेंस है फिजिकल डिस्टेंस। हो सकता है आपको एक पर्टिकुलर रूम में एक न्यूज़ मिली हो कि आपको आज फायर किया जा रहा है, राइट? एंड समटाइम्स वी एसोसिएट अ प्रॉब्लम विद अ पर्टिकुलर स्पेस। तो समटाइम्स इट हेल्प्स टू जस्ट गो आउटसाइड फॉर अ वॉक। आप बाहर निकलो वॉक पे,
तो कई बार क्या होगा कि जब आप एक डिस्टेंस मेंटेन करोगे, एक फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करोगे अपनी सिचुएशन से, अपनी प्रॉब्लम से, इट विल अलाउ यू टू सी द बिगर पिक्चर। सिमिलरली एक सेकंड टाइप का डिस्टेंस होता है जिसे हम कहते हैं सोशल डिस्टेंस। 2 गज दूरी, मास्क का जरूरी नहीं, वो वाला नहीं। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती है एक जगह पे सोसाइटी। हो सकता है आपका टॉक्सिक बॉस हो बहुत ज़्यादा, हो सकता है आपके वर्क प्लेस में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी या नेगेटिविटी हो। समटाइम्स इट हेल्प्स टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम दैट। समटाइम्स इट हेल्प्स टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम द नेगेटिव न्यूज़ दैट यू आर सीइंग। हो सकता है कि आप ऐसी न्यूज़ देख रहे हो जहाँ पर एक कॉमेडियन या फिर किसी इन्फ्लुएंसर के बहुत ही भद्दे मजाक पे इतना ज़्यादा सिस्टम जो है वो एक्टिवली और स्विफ्टली एक्ट कर रहा है, और आप ये सोच रहे हैं कि यार इतना ज़्यादा स्विफ्टली एक्ट अगर आप देश के एक्चुअल मुद्दों पे कर लेते तो वहाँ ज़्यादा बेनिफिशियल हो पाता है। सो मे बी यू आर थिंकिंग अबाउट दैट। थर्ड टाइप का मेंटल डिस्टेंस होता है टेम्पोरल डिस्टेंस। कई बार हम लोग अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में इतना ज़्यादा फंसे हुए होते हैं, तो कई बार इट हेल्प्स कि आप अपनी सिचुएशन को 5 साल बाद एनालाइज करें या इमेजिन करें, या 10 साल बाद इमेजिन करें। 10 साल के फ्यूचर अरीब को क्या ऐसा लग रहा होगा, 10 साल के फ्यूचर आकाश को ऐसा लग रहा होगा कि यार ये जो आज का इंटरव्यू है ये लाइफ एंड डेथ सिचुएशन है, या फिर ये एक छोटी सी प्रॉब्लम होने वाली है आगे 5 साल बाद या 10 साल बाद। एंड कई बार आपको ये रियलाइज होगा कि 5 साल बाद या 10 साल बाद ये जो प्रॉब्लम है वो उतनी ज़्यादा मैटर नहीं करेगी जितनी आज कर रही है। द फोर्थ टाइप ऑफ डिस्टेंस इज हाइपोथेटिकल डिस्टेंस। तो कई बार आपने ये नोटिस किया होगा, कई बार इस पे मीम्स भी बनते हैं कि मेरी खुद की रिलेशनशिप नहीं है लेकिन मैं अपने दोस्त को रिलेशनशिप एडवाइस बहुत बढ़िया देता हूँ। एंड दैट इज बिकॉज ऑफ अ रीजन, क्योंकि दोस्त जो है वो आपके एक डिस्टेंस पे है और दोस्त के ब्लाइंड स्पॉट्स आप देख पा रहे हैं। कई बार क्या होता है हम अपने आप को एडवाइस नहीं दे पाते कि सही एडवाइस मेरे लिए क्या है, मेरे करियर के लिए क्या है। एंड समटाइम्स वी गो टू अदर पर्सन फॉर एडवाइस, राइट, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू सी आवर ओन ब्लाइंड स्पॉट्स। कई बार हेल्प करता है कि हम एक डिस्टेंस मेंटेन करें अपने साथ, एक हाइपोथेटिकल डिस्टेंस। अपने आप से बोलें कि अगर मेरा दोस्त इस सिचुएशन को एनालाइज करता तो मुझे किस तरीके से एडवाइस करता, एंड देन थिंक अबाउट दैट प्रैक्टिकल सोल्यूशन। ओवर थिंकिंग से छुटकारा पाने का तीसरा जो सोल्यूशन है दैट इज कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। तो कई बार हमारे माइंड में, कई बार नहीं हमेशा ही, कुछ ऐसे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस होते हैं जो कि हमारे रियलिटी को डिस्टॉर्ट करते हैं, हमें सही तरीके से ऑब्जेक्टिवली सच को या सत्य को देखने नहीं देते। इन सारे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस के बारे में अभी इस वीडियो में तो मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं इंकरेज करूंगा कि आप जाके चेक करें और समझें इन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को। जब भी हम इन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस के बारे में अवेयर होते हैं, हमें पता होता है कि अच्छा ये डिस्टॉर्शंस एग्जिस्ट करते हैं जो कि हमारी रियलिटी पे एक पर्दा डाल रहे हैं, एक लेंस डाल रहे हैं, हमें क्लियरली देखने नहीं दे रहे। सो वी बिकम अवेयर ऑफ देम। अब कुछ एग्जाम्पल, जैसे 2 एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लूँ, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग हो गया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार यूपीएससी नहीं हुआ तो फिर मेरा क्या होगा, अगर यूपीएससी हो गया तो सक्सेस है, नहीं हुआ तो फेलियर है। जेई मेंस हो गया, जेई एडवांस हो गया तो सक्सेस है, नहीं हुआ तो फेलियर है। दैट इज एग्जाम्पल ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग। कैटास्ट्रोफाइजिंग इज अनदर कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। कि मान लीजिए इंटरव्यू नहीं हुआ तो फिर मेरी तो लाइफ खत्म हो जाएगी। हम किसी भी सोल्यूशन, किसी भी सिचुएशन का सबसे ज़्यादा नेगेटिव और वर्स के सिनेरियो जब भी इमेजिन करते हैं, दैट इज कैटास्ट्रोफाइजिंग। दिन में आपने 3 मिस कॉल करी अपने दोस्त को, उसका कॉल बैक नहीं आया, यार कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया उसका। इमीडिएटली वी टर्न टू द नेगेटिव, टू द वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो। हो सकता है एक्सीडेंट ना हुआ, कहीं वो बिजी हो एक्चुअल में। इसी तरीके के अलग अलग कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस होते हैं जो कि हमारी रियलिटी को धुंधला करते हैं। एंड आई एंकरेज यू टू रीड अबाउट देम। कई बार ये जो ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो बैक ऑफ द माइंड चलते रहते हैं, बैकग्राउंड में चलते रहते हैं एज अ प्रोग्राम, और हमें पता भी नहीं होता कि ये नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। एंड देन दे इम्पैक्ट आवर रियलिटी, वो हमारे बिलीफ सिस्टम को इम्पैक्ट करते हैं। कई बार हमें वो एक अच्छे डायरेक्शन में, एक सही डायरेक्शन में एक्ट करने नहीं देते। तो इसे डील करने के 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप तो ये है कि हमें रिकॉग्नाइज करना होगा, एक्नॉलेज करना होगा कि ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, ये नेगेटिव थॉट एग्जिस्ट करता है। स्टेप नंबर 2 है कि रैशनली और लॉजिकली उसके साथ हमें एंगेज करना है, उसके साथ डिस्प्यूट करना है, उससे पूछना है कि ऐसा क्यों है, ऐसा थॉट क्यों आ रहा है। और स्टेप नंबर 3 है कि ये जो थॉट है आपके सामने, कि ये नेगेटिव थॉट है या लूजर वाला थॉट है, उसको रिप्लेस करना है एक ऐसे थॉट से जो कि आपकी लाइफ को इनेबल कर सके, जो कि आपको इनेबल कर सके सक्सेस की तरफ। तो इसको आकाश के एग्जांपल के साथ रिलेट करके देखते हैं। सबसे पहले तो अगर उसे कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग करनी होगी तो वो कैसे करेगा। सबसे पहले तो वो अपने साथ बैठेगा और वो रिकॉग्नाइज करेगा, एक्नॉलेज करेगा अपने थॉट्स को, जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं जो उसको कह रहे हैं कि यार ये इंटरव्यू क्रैक नहीं होगा क्योंकि मैं एक फेलियर हूँ, मैं एक लूजर हूँ, पहला वाला इंटरव्यू भी क्रैक नहीं हो पाया था, ये वाला भी ना हुआ तो फिर क्या होगा। तो वो अपने आप को वहीं पे रोकता है और वो अपने आप से पूछता है कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ कि मैं लूजर हूँ, व्हाई एम आई थिंकिंग दैट आई एम अ लूजर। वो अपने इस थॉट को रिकॉग्नाइज करता है। स्टेप नंबर 2 पे वो अपने थॉट के साथ एंगेज करना स्टार्ट करता है। व्हाई एम आई थिंकिंग दैट आई एम अ लूजर, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ कि मैं लूज कर जाऊंगा, मैं इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाऊंगा, क्या पता मैं कर जाऊँ। ऐसा भी तो हो सकता है कि एम्प्लॉयर मुझे पसंद कर ले, ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरी मेहनत को रिकॉग्नाइज किया जाए। नाउ यू आर रैशनली एंगेजिंग विद दीज थॉट्स, कि ऐसा क्यों आ रहा है थॉट,
और फिर आपको कई बार रियलाइज़ होगा कि यार ये जो थॉट आ रहा है कि इसलिए आ रहा है क्योंकि हो सकता है आप एक एग्जाम में फेल हो गए थे कभी, या फिर आपने किसी और दोस्त को देखा है उसकी वजह से आप ऐसा सोच रहे हैं कि वो भी इस इंटरव्यू में नहीं हो पाया था तो मेरा कैसे हो पाएगा। एंड नाउ यू रिकॉग्नाइज दिस कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। आप कहेंगे कि अच्छा, अगर आप अपने आप से कह रहे हो कि आप इस एग्जाम में फेल हो गए थे, तो हाउ डज दैट कोरिलेट विद योर परफॉर्मेंस ओवर हियर, क्योंकि यहाँ पे और उसका परफॉर्मेंस रिलेट नहीं करता कई बार। यहाँ पे जो आप परफॉर्म करोगे उसके बेसिस पे आप सिलेक्शन होगा आपका, राइट। तो क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे अपना 100% दें तो आपका माइंड हो सकता है ये थॉट दे कि अच्छा यार प्रिपेयर तो कर लेंगे, लेकिन क्या हो गया अगर मेरे से बेटर कोई वहाँ पे आया हुआ हो। हाँ ठीक है, दैट इज़ फाइन। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जॉब नहीं मिली तो कोई जॉब नहीं मिलेगी, राइट। तो आप कहेंगे हाँ यार, ऐसा नहीं है कि मतलब अगर ये जॉब नहीं मिली तो कोई और जॉब नहीं मिलेगी, कोई और जॉब भी मिल सकती है, राइट। कहीं और अप्लाई किया जा सकता है, कुछ और चीज़ की जा सकती है। अब ये जो थॉट आ गया कि हाँ अगर ये नहीं हुआ तो इट्स नॉट लाइफ एंड डेथ सिचुएशन, कोई और ऑप्शन हम इम्प्लांट कर सकते हैं, कोई और ऑप्शन हम यूज़ कर सकते हैं। एंड देन यू इम्प्लांट दिस थॉट इन योर हेड कि अगर ये नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम दूसरी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर लेंगे। व्हेन यू हैव इम्प्लांटेड दैट थॉट इन योर हेड, देन यू हैव डन द कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। समरी में हम लोग बात करें तो आज इस वीडियो में हमने देखा कि ओवर थिंकिंग इज बेसिकली अ ट्रैप जो हमें स्टक रखता है, इसकी बहुत बड़ी कॉस्ट होती है। हमने ये देखा कि इंट्रोस्पेक्शन में और मेंटल चैटर या ओवर थिंकिंग में क्या डिफरेंस होता है, इसे कैरेक्टराइज किस तरीके से किया जाता है, और हमने 3 सॉल्यूशंस देखे जिसके जरिए हम ओवर थिंकिंग को रोक सकते हैं या वी कैन गेट रिड ऑफ दैट ओवर थिंकिंग। पहला सॉल्यूशन है कि वी हैव टू शिफ्ट फ्रॉम रिएक्टिंग टू रिस्पॉन्डिंग। रिएक्टिव नहीं बनना, प्रोएक्टिव बनना है। सेकंड सॉल्यूशन हमने देखा कि वी हैव टू क्रिएट सम मेंटल डिस्टेंस। वो 4 तरीके के मेंटल डिस्टेंसेस हमने देखे कि वी हैव टू क्रिएट दैट मेंटल डिस्टेंस फ्रॉम द प्रॉब्लम सो दैट वी कैन सी अ बिगर पिक्चर, हम ऑब्जेक्टिवली उस सिचुएशन को देख पाएं। एंड देन थर्ड हमने देखा कि किस तरीके से हम अपने थॉट्स की कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं ताकि ये थॉट्स हमें एनेबल कर पाएं एक एक्शन लेने की तरफ। दोस्तों, अगर इस वीडियो के एंड तक आप पहुंच गए हैं तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए कि इस वीडियो में जो भी आपने टिप देखी या टेक्निक देखी या सॉल्यूशन देखा, उसमें से कौन सी टिप आप अप्लाई करने वाले हैं आज के टाइम आप कौन सी टिप अप्लाई करने वाले हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आपसे बात करते हैं, आपसे मुलाकात करते हैं अगली बार।